हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्र। सब लोगों का बेटा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, जमकर मेहनत करिएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ साथ है बेटा। और सावन का जो सोमवार है, सेकंड सोमवार है और आज 13 का दिन है, तो हार्दिक शुभकामनाएं बेटा सावन की। ठीक है ना सभी स्टूडेंटों को। और आप सभी को बेटा मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करता हूँ, आप खोज लीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर बेटा, पूरे यूपी बोर्ड में खोज लीजिएगा। कहीं पर नहीं मिलेगा, सब आपसे पैसे लेंगे। लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज मैं फ्री देता हूँ, ताकि मैं मतलब हम और यूथ कंपटीशन टाइम्स मिलकर ये निर्णय निकाला है कि जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, मोबाइल भी होता है, क्योंकि उस बच्चे के पास पैसे इतने एफर्ट नहीं होते तो उतना एफर्ट कर पाए सारे सब्जेक्ट के अंशाल खरीदने के लिए। तो अगर आपके पास अंसाल वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो फ्री में पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। फ्री में पीडीएफ से बेटा आपको फ्री पढ़ सकते हैं। वो कैसे पढ़ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। कहाँ पर चले जाना है बेटा? गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है और यहाँ से आप एसकेएम स्टडी को ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। जी, एसकेएम स्टडी ही ऐप क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर मैंने आपको फ्री में पीडीएफ एक जगह अवेलेबल कराया है। चाहे आप साइंस से हो या फिर आप मैथ के या फिर कला वाले स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं हो या 12वीं में। ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से इंटरफेस खुल कर आएगा। जब आप अपना रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, मोबाइल नंबर ओटीपी ओटीपी डाल के कर लेंगे, तो इस प्रकार खुल के आएगा। यहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा कोर्स का, एनसीईआरटी बुक का, टेस्ट सीरीज का, अनसॉल्व पेपर का, सिलेबस का और मॉडल पेपर का। तो यहाँ पे जब बेटा आप अनसॉल्व पेपर पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दो सेक्शन खुल के आएगा। क्लास 12 अनसॉल्व पेपर बुक, क्लास 10 अनसॉल्व पेपर बुक। तो यदि आप क्लास 10 से हैं तो क्लास 10, क्लास 12 के अगर कला वाले हैं तब भी है। क्लास 10 के बच्चे हैं, आपके कोई भाई है, तुमको बोल दीजिएगा। क्लास 12 में आप जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का आप यहाँ से फ्री में अनसॉल्व पेपर का किताब डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए बेटा। तो प्लीज जाके यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको बेटा यहाँ बताने वाला हूँ, मॉडल पेपर 2027 बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। एक चीज और, महाभारत बैच 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो 1 सितंबर से आपके लिए यहाँ पे गेस्ट सेट पेपर देंगे, नोट्स दे देंगे आपको, हैंड नोट्स, और उसकी वन शॉट रिवीजन दे देंगे, क्लास मतलब सब कुछ इसमें दे देंगे। सो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पर बेटा आपका 70 नंबर का क्या रहेगा, फिजिक्स में पूर्णांक रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बेटा फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं पता है? क्योंकि वो 23 नंबर नहीं स्कोर कर पाते। ये जो बेटा आपको 70 नंबर सामने दिखाई दे रहा है ना, ये 70 में से 23 नंबर स्कोर कर ही नहीं पाते। आपके पता है, जब आपका 23 नंबर नहीं आएगा तो आप क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। 23 नंबर करेक्ट होना चाहिए, 22.5 नंबर भी पाएंगे तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो आपको ये टारगेट करना है कि सर हमारा फुल मार्क्स आ जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, जो आपको गेस्ट पेपर सेट पढ़ाएंगे वहां से भर भर के आपके बोर्ड में प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। समय बेटा 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। जी हाँ, कितना? 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा बेटा? समय दिए जाने वाला है। प्रारंभ जो 15 मिनट दिए जाएंगे, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा? निर्धारित रहने वाले हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र में बेटा 5 खंड हैं। खंड अ, ब, स, द तथा य है। इसका जो पीडीएफ है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यस के मिस्टर टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और ऐप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है ना। खंड अ जो रहेगा बेटा बहुविकल्पी रहेगा, बोले तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसका आपको 1 नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर? 1 नंबर मिलेगा। खंड ब आपका अति लघु उत्तरी बेटा रहेगा, यह भी 1 नंबर का रहेगा। खंड स लघु उत्तरी रहेगा, जो कि टाइप 1 प्रकार का रहेगा और 2-2 नंबर के रहने वाला है। खंड द आपके लघु उत्तरी टाइप सेकंड प्रकार के होंगे, जो कि 3 नंबर के रहने वाले हैं। और यहीं पे जो आपका खंड यह रहने वाला है बेटा, यह आपका विस्तृत उत्तरी रहेगा, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। और इस खंड के चारों प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया रहेगा, मतलब कि आपका जो रहेगा 5 नंबर वाले ये 4 प्रश्न रहेंगे, 5 चौक 20 नंबर के, जिसमें अथवा में करके आपको दिए रहेंगे। ठीक है ना। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ है, मतलब कि जो वहां पे लेमडा है, पाई है, गामा है, ये सारी चीजें यहाँ पे रहेगा, तो उसको लेके परेशान मत होना। सबसे पहले बेटा आपका खंड अ रहेगा। हम आपसे हर एक चीज छोटी छोटी बात करेंगे। जो खंड अ रहने वाला है, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव रहेगा, छठा ऑब्जेक्टिव रहेगा। परेशान मत होना। जब आप बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेंगे ना, डेरिवेशन और परिभाषा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वहां से काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको वहां पे परेशान होना ही नहीं कि सर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? क्यों नहीं हो पाएगा?
मैं हूं ना, मैं आपको करवा दूंगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपका मार्क्स स्कोर हो जाएगा, उसको लेके परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जितने भी स्टूडेंट है ध्यान देंगे ना। तो सबसे पहले बेटा पहला यहाँ पर है प्रश्न। अब पहला का प्रश्न है बेटा, धन आवेशित वस्तु में होता है। जो धन आवेशित वस्तु होती हैं वो क्या होती हैं? किसे कहते हैं धन आवेशित वस्तुएं? अगर आपसे पूछा जाए तो धन आवेशित वही होंगे ना जो हमारे क्या देते हैं, प्रोटॉन को देते हैं। और जो ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं सर जी? वो तो ऋण आवेशित होते हैं। भाई धन आवेशित वही हैं जिनके पास धन है ढेर सारा और वो दान दे रहे हैं। जो हमेशा पॉजिटिव वाले चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। जैसे हीलियम के नाभिक धनावेशित होते हैं। साथ ही साथ हमारा जो यहाँ पे न्यूट्रॉन, ये क्या ऋणावेशित होता है? बिल्कुल सर, न्यूट्रॉन हमेशा हमेशा ऋणावेशित होता है। ओके, एक्स किरणें भी क्या होती है बेटा, ऋणावेशित होती हैं। न्यूट्रॉन भी ऋणावेशित होती हैं। लेकिन जो अल्फा कण होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज देते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, धनवान होते हैं। ये हमेशा धन देते रहते हैं, दान करते रहते हैं। तो धन आवेशित वस्तु कौन सी होती है बेटा? तो वो होती है अल्फा कण। अल्फा कण क्या होती है बेटा? धन आवेशित वस्तुओं में आती है। समझ में आ गया कि नहीं? तो धन आवेशित वस्तु कौन सी बेटा? अल्फा कण जो होती है धन आवेशित होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बेटा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यूनिट रिपीटेड है। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, किसी न किसी एक सेट में 101% बेटा बोर्ड में आएगा। किसी न किसी एक सेट में 101% आएगा। इसलिए आप इन सारे टॉपिकों को तैयार कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। छोड़ेंगे बेटा पछताना पड़ेगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, या फिर यहाँ पे दिया है वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर आपका वोल्ट इंटू मीटर होता है बेटा, या फिर यहाँ पर दिया है वोल्ट होता है। तो जरा आप बताइए कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एग्जैक्टली बेटा यही आंसर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है सर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है सर। अगला और ग वाला सर सवाल है यहाँ पे, क्या है अगला और बेटा ग वाला यहाँ पर जो सवाल है बेटा क्या है? विद्युतशीलता का मात्रक होता है। मात्रक मतलब बेटा यूनिट। क्या बेटा? यूनिट। तो वैद्युतशीलता का बेटा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, या फिर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आप सीधा बोलेंगे विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है बेटा? न्यूटन प्रति कूलम होता है। याद रखिएगा, बोर्ड में हर साल आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, और आपको बेटा रट कर जाना है, याद करके जाना है। अगला यहाँ पर है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से आर नॉट के बेटा अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके? आर नॉट के अनुक्रमानुपाती होती है। बिंदु आवेश की होती है, वैद्युत द्विध्रुव की होती है, या आवेश की अनंत समतल चादर की होती है बेटा, या रेखीय आवेशित तार की होती है। तो याद कर लीजिए वो होती बेटा किसका? बिंदु आवेश की होती है। किसकी होती है बेटा? बिंदु आवेश की होती है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आप क्या करेंगे? छाप देंगे। अगला यहाँ पे खंड ब वाला है, ये भी कितने नंबर का है? सब बहुत अच्छा, एक एक नंबर की बेटा ये सवालें हैं। सभी सभी बेटा एक एक नंबर की क्या है? सवालें हैं। यह बात आप क्या करेंगे बेटा? ध्यान देंगे। क्या दूसरे का विशिष्ट आवेश से बेटा आप क्या समझते हैं? जो विशिष्ट आवेश होता है बेटा इससे क्या समझते हैं? क्या होता है विशिष्ट आवेश? तो सीधा लिखेंगे, किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश और उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश यानी कि लेमडा कहलाता है। अतः विशिष्ट आवेश लेमडा बराबर बेटा आवेश बटे द्रव्यमान होता है। क्या होता है? विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटे द्रव्यमान होता है विशिष्ट आवेश। पेपर में आएगा, छापेंगे। क्या प्रश्न है? विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं? तो आप सीधा इसका देंगे बेटा आंसर कि किसी आवेश कण पर उपस्थित उनके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण पर विशिष्ट आवेश लेमडा कहलाता है। अतः विशिष्ट आवेश लेमडा बराबर आवेश बटे द्रव्यमान होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न बेटा, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इससे आप समझते क्या है? किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? इंपॉर्टेंट बेटा याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश
एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर खड़े हों, उसे क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आवेश कहते हैं। जैसे Q1 और Q2 ये किसी न किसी डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं यहाँ डिस्टेंस है R1, तो ये हमारा जो है क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। थोड़ा माफी चाहते हैं, एक्चुअली में क्या वो जुकाम हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, हमारी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आपको एसकेएम के साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स ऐप पर बहुत सारी क्लासेस मैं लेता हूँ। कम से कम 4-5 घंटे तो क्लासेस लेने में चला जाता है। और आज मैं थोड़ा सा दर्शन करने के लिए चला गया था रात में, यहाँ से 10 बजे निकला था रूम से, और आया था सुबह 7 बजे, तो सोया भी नहीं हूँ आज, ठीक है ना। बट अभी क्लासेस भी आपको लगने वाली है सर की। चलिए अगला आप करते हैं। क्या है ग वाला बेटा? कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखे। मतलब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है और मात्रक दिया है। अथवा में प्रश्न देगा कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है और इसका मात्रक लिखिए। मतलब जो बोर्ड में जैसे पूछा जाता है, मैं एग्जैक्टली वही आपको बेटा टर्म भाषा बनाकर यहाँ पे समझा रहा हूँ। डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से विलंबोत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बेटा वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर होता है, ये आप याद रखेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रा याद कर लीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है बेटा? वोल्ट इंटू मीटर होता है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न बेटा क्या है? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का वेक्टर आपको रूप लिखना है। वेक्टर में कुछ मत करना यार, वेक्टर में कुछ मत करना, आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला, कूलाम वाला क्या हमारा, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, इतना पता है। जब भी वेक्टर का नाम ले बेटा, जब भी यहाँ पे किसका नाम ले रहा है? वेक्टर का नाम ले रहा है, ज्यादा कुछ मत करना। आपको क्या करना है? इसके ऊपर जैसे ही वेक्टर लगाएंगे, यहाँ पे आर कैप लग जाएगा, बस क्या लग जाएगा? आर कैप। देखिए यहीं पे लगा हुआ है और कुछ नहीं होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? सदिश रूप हो जाएगा। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल का सदिश रूप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर बेटा वेक्टर ठोकेंगे तो यहाँ पे हमारा आर कैप आ जाएगा, यही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ Q1 और Q2 क्या है? परस्पर आर दूरी पर उपस्थित दो बिंदु आवेश हैं। F क्या है? उनके बीच की दूरी वैद्युत बल है। K क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक है। और वैद्युत आवेश स्थिति है। और एप्सिलॉन 0 क्या है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। अगला बेटा औरंगा वाला सवाल है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, बोर्ड में आता है। क्या है? वैद्युत स्थैतिकी क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप रखने पर पृष्ठ वेक्टर S बराबर 10j कैप। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे I नहीं है तो हम 0 इंटू आई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? प्लस 10j कैप लिख सकते हैं क्या? प्लस, अगर k नहीं है यहाँ पे तो 0 इंटू k कैप लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जीरो में इसका गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, लिख सकते हैं क्या? अब हमें क्या करना है? इन दोनों का गुणा करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का जो बेटा फॉर्मूला होता है, फाई बराबर वेक्टर ई इंटू ए वेक्टर एस होता है। अब वेक्टर ई इंटू वेक्टर एस मतलब वेक्टर ई में वेक्टर एस का गुणा करना है। तो यहाँ पे दो का हम जीरो में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। जीरो आएगा, वही तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणते यहाँ पे जीरो आएगा। 4 का हम 10 में गुणा करेंगे बेटा 40 आएगा। 7 का 0 में गुणा करेंगे बेटा क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 40 0 बराबर बेटा क्या? 40 यूनिट क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला बेटा खंडशः है। यहाँ पे खंडशः क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा पेपर बना हुआ है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, मतलब आप क्या समझते हैं? अथवा समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। अथवा पेपर में आया समविभव पृष्ठ की बेटा विशेषताएं क्या होती है। मतलब कि एक ही प्रश्न है, कितनी बार रिपीटेड है, मैंने वो यहाँ पे मॉडल पेपर में आपके डाल दिया है। तो समविभव पृष्ठ बेटा क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु आवेश समान विभव पर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता होती है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य क्या होना चाहिए बेटा, शून्य होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा और समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पेपर में छपने वाला है। अगला है बेटा यहाँ पे प्रश्न, क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अगला है यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की आपको क्या करना है, गणना करना है। क्या करना है बेटा, गणना करना है। चलिए, तो आप सीधा लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव क्या होता है बेटा, फॉर्मूला V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, ठीक ना। R का मान उन्होंने दिया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपको पता है सबका मान रख दीजिए, Q का मान रख दीजिए यहाँ पे, हाँ, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, R की वैल्यू यहाँ पे रखी देंगे 1 सेंटीमीटर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, सबका वैल्यू रखेंगे, 9 इंटू 10 घात 11 वोल्ट आ जाएगा। सर इसका हमें वैल्यू कहाँ मिलेगा, तो ये जो यहाँ पे आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आपको पेपर के लास्ट में मिलेगा, अभी हम आपको दिखा देंगे। अगला यहाँ पर है ग वाला बेटा सवाल, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, विभव प्रवणता को बेटा परिभाषित कीजिए। मतलब विभव प्रवणता क्या होती है, आप विभव प्रवणता से क्या समझते हैं, किसे कहते हैं आखिरकार बेटा विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होती है, ध्यान देना, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को बेटा विभव प्रवणता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, डेल वी अपान डेल एक्स या डेल वी अपान डेल एक्स ही होता है भाई। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर होता है और इसे क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है, हमेशा हमेशा बराबर होता है। और ये सारे सवाल बेटा तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको करवाऊंगा ही। क्या है यहाँ पे, ये गलत है। 4 क है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, अथवा पेपर में है, ये नहीं कर सकते। ये देखिएगा रिपीटेड है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, अथवा हम ये कर सकते हैं किसी बिंदु द्विध्रुव की अच्छी स्थित रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद बेटा ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव शून्य होता है। और ग वाला है बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा आपको दिशा बेटा प्राप्त करना है। और घ वाला यहाँ पे है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उपयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति v के बीच आपको बेटा ग्राफ खींचना रहेगा, जो कि यहाँ पर एक दिया गया है, ये आप सवाल कर लेंगे, बाकी मैं करवा दूंगा। और इसमें फाइंड करना रहेगा दहली अग्रवृत्ति ज्ञात करना है, कार्यफलन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है कार्यफलन का मान, और प्लांक नियतांक एच की वैल्यू ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे आपका अंग वाला प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा T बराबर 100 साइन 100/t एम्पियर प्रवाहित हो रही, तो इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तब इन कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको बेटा मान ज्ञात करना है। फिर 5 का क यहाँ पे एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर ले जाने पर उसकी आवर्धन क्षमता 3 गुना हो जाता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बेटा ज्ञात करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बेटा फिगर दिया गया है और बोला है कि चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों को ए व बी में क्रमशः 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित की जाती हैं। तो इन तारों को ठीक बीच में 15 सेंटीमीटर लंबे तार सी जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो तार सी पर कितना बल आपको कार्य करने वाला है। ये नहीं आ रहा तो अथवा मैं आपके लिए ये यहाँ पे बेटा कर सकते हैं। सवाल क्या है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं। एक अपचयी ट्रांसफार्मर संचरण लाइन की वोल्टता को 22 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है। तो प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं और ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए, क्या गणना करना है बेटा, सबसे पहला द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, निवेशित शक्ति। और ग वाला है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइड के उपयोग बेटा आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। घ वाला सवाल है यहाँ पर, क्या बोल रहा है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र EVR के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां EV तथा R हमारे क्रमशः सेल का
वैद्युत वाहक बल हैं और वाह प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा वाह प्रतिरोध है आपका। अगला वाला है चल कुंडी में गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.005 एम्पियर है। तो इसे 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई तार की आवश्यकता होगी? और तार का इन्होंने परिच्छेद क्षेत्रफल जो दिया है 2.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर तथा पदार्थ के तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम × मीटर इन्होंने दे रखा है। और खंड यह वाला है यहाँ पे 5 नंबर वाले हैं, इसमें अथवा में करके रहेंगे। पहला क्या है यहाँ पे छठा वाला पीएन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत विन्यास की क्रियाविधि समझाइए और अग्र वोल्टेज तथा अग्र धारा के बीच ग्राफ बनाकर वोल्टेज आपको दिखाना रहेगा। ये नहीं आ रहा तो अथवा में यहाँ पे एक आंतरिक विकल्प का चयन भी रहेगा, वो नहीं आ रहा तो भैया ये कर सकते हैं क्या यहाँ पे पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनव विन्यास की क्रियाविधि समझाइए और उत्क्रम वोल्टेज तथा उत्क्रम धारा के बीच ग्राफ बनाकर आपको भंजक वोल्टता समझाना है। सातवां वाला है इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेंगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दिखाया कि यानी कक्षा में परिक्रमण करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा परिधि एन लेमडा के बराबर होती है और लेमडा इलेक्ट्रॉन को डिब्रागली तरंग दैर्ध्य है और हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 n बराबर 3 ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्णक्रम रेखाओं को प्रदर्शित करना है। ये नहीं आ रहा है तो थोड़ा में आप ये कर सकते हैं बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? हाँ 8O16 मतलब इसका परमाणु क्रमांक ये है, परमाणु भार 16 है, इसका परमाणु द्रव्यमान इतना ही दिया गया है तो उसकी न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है और इन्होंने ये दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद ये 8वां सवाल है, तैयार कर लेना बेटा, बाकी मैं करवाऊंगा ही। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन विभेद कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन की घटना को गुणात्मक रूप से समझाना है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 3 × 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित आपतित होती है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। अथवा मुंह नहीं आ रहा ये कर सकते हैं कि परावर्ती दूरदर्शी का किनारा आरेख बनाइए। एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है तथा इसके अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो दोनों लेंसों के बीच की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और 9वां वाला लास्ट सवाल है क्या है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा रखिए, उसका मात्रक बताइए। गाउस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे कुछ बेटा भौतिक नियतांक दे रखे हैं जैसे सी की ई की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू जो मैं आपको बता रहे थे ऊपर, हाँ म्यू 0.4π की वैल्यू और एच की वैल्यू उन्होंने दे रखा है। तो ये बेटा जो फिजिक्स का मॉडल सेट पेपर है ना, आप सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं प्लीज तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कहीं से भी प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, हम आपके साथ हैं, सब कुछ समझाएंगे, एक एक टॉपिक समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।